सभी साथियों को जोहार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। और इसी पावन अवसर पर आप सभी के लिए आपकी अपनी एग्ज़ाम फाइटर टीम आप लोगों के लिए एक आकर्षक ऑफ़र लेके आई है कि हमारे जो भी टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे देखिएगा दो महत्वपूर्ण आज बहुत आप सभी के लिए, आप सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है कि ये दो बड़ी खबर देख लीजिए आप। सबसे पहले हमारे सबसे पहला तो टेस्ट सीरीज़ है जो हमारा चल रहा है, दो टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज़ और कॉम्बो पैक वाला, दोनों जीपीएससी के लिए, जो कि आगामी 12 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अब समय कम है, तो आप लोग अपने प्रैक्टिस मोड पे पूरे आ जाइए और टेस्ट को बना करके अपनी अवस्थिति का आकलन करिए कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो इसके लिए ऑफ़र ये है कि 15% छूट है। और उसके लिए क्या करना है आपको, जब आप पैकेज को लेंगे तो वहाँ पे अप्लाई कोड, वहाँ पे कूपन कोड मांगा जाएगा, तो वहाँ पे ये लिखेगा फ्रीडम 75, तो आपको 15% का ऑफ़ मिलेगा। 15% का, इसका मतलब लगभग जो 600 का सेट था वो आपको 509 रुपये में ही मिल जा रहा है। मतलब मोटा मोटी आप समझिए 90 रुपये का आपको इसमें लाभ मिल रहा है। दूसरा जो हमारा मास्टर टेस्ट सीरीज है उसमें भी आपको 15% का छूट मिल जाएगा। और दूसरा जो देखिए सबसे बड़ा ही मज़ेदार, और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था, तो यही देखिए कि हमारे जो दोनों करंट अफेयर्स हैं वो अभी अमेज़न के बेस्ट सेलर जो है, बेस्ट सेलर जो कैटेगरी है, इसमें पहले नंबर पे भी हमारा नया वाला करंट अफेयर्स जो कि आपको अभी मिल गया होगा, ये अर्धवार्षिकी है। मतलब 1 जनवरी 2021 से लेकर के 10 अगस्त 2021 तक का है। और ये पुराना वाला जो करंट अफेयर्स है हमारा, जो कि 1 जनवरी 2020 से था और मार्च तक था। ये दोनों करंट अफेयर्स आपको दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जेपीएससी जो है वो कहाँ से पूछेगी ये इसका पता किसी को नहीं है कि भाई पिछले साल का आएगा कि इस साल का आएगा कि अगस्त माह का ही आ जाए, जुलाई का आ जाए। तो इसीलिए कन्फ्यूजन में ना रहें और जितना भी हो आप पढ़ लीजिए। गेस तुक्का मत मारिएगा कि क्वेश्चन उस समय बन गया होगा तो अभी का नहीं आएगा। तो उस टाइप की जो भी आपके मन में द्वंद्व होंगे उसे आप दूर करिए और अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें थी आप सभी छात्रों के लिए। तो आप सभी छात्र ये किताब भी अवश्य पढ़ें और साथ में ये टेस्ट प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। और इसमें आप अपने जो छूट मिल रहा है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसके बाद फिर मत कहिए कि सर कुछ छूट दीजिए, कुछ ऑफ़र दीजिए, क्योंकि अभी दिया जा रहा है तो इसका आप लाभ उठाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। आइए हम लोग क्लास में। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 9 का जिसमें कि बंजर भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान थे, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। कुल अध्याय हमारा कितना है, कुल अध्यायों की संख्या है 19 में हम लोगों ने 9 तक पढ़ लिया है। आज 10 है, आज पढ़ लेना हम लोग को 10, 11, 12 पूरा पढ़ेंगे। तो आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चीज़ों को आसानी से समझिए। तो इसमें देखिए क्या चीज़ कि भूस्वामी और काश्तकार के लिए इसमें उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले देखिएगा धारा 64 में क्या है कि उपायुक्त की अनुज्ञा मतलब वही आज्ञा से, आदेश से भूमि का कोड़कर जो भूमि का प्रकार था ना, जिसको कि हम लोगों ने धारा 3 में जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें भी हम लोगों ने देख लिया है। तो कोड़कर में संपरिवर्तित मतलब उसमें परिवर्तित करने का अधिकार है, उसको बनाने का अधिकार है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ कहा गया है कि किसी भी अधिकार अभिलेख या किसी रूढ़ि या प्रथा में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए पर भी, ठीक है, किसी ग्राम या उससे लगे हुए निवासी, मतलब कोई भी गांव का जो निवासी है, प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से, उसकी पूर्व आज्ञा ले करके भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। कोड़कर भूमि क्या होता है, तो कोड़कर भूमि वैसी भूमि होती है जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो, मतलब चौड़ा गया होगा, उसको प्लेन वगैरह किया गया हो, ये पुख्ता बनाया गया हो, यही सब टर्म आता है, आपको याद होगा। तो उस प्रकार की भूमि को कोड़कर भूमि कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी किसान को, भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा लेकर के कोई जो भूमि है, जैसे किस प्रकार की भूमि अभी आएगा ये आगे चल करके, कि ऐसा नहीं कि दूसरा का भूमि जो दूसरे कब्जे में जाकर के उसको बोले कि नहीं हम उसको कोड़कर में परिवर्तित करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। ये भी आगे के आर्टिकल में आगे के धारा में आएगा। तो इसे हम लोग देखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी भूमिहीन श्रमिक या
किसान को गांव का जो भूमि है उसको कोड़कर में संप्रवृत्त करने का अधिकार होगा। 65 में क्या चीज़, इसको तो निरसित कर दिया गया था 1947 के अधिनियम से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। 66 में आ जाइए 66। तो इसमें क्या चीज़ है कि यही अभी जो बात हो रहा था ना कि किसका भूमि को कर देंगे, ऐसा नहीं है कि भाई देखिए इसमें लिख दिया है कि भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का जो अधिकार है उसमें किस पे प्रतिषेध किया गया है, कहाँ पे रोक लगाया गया है। तो जो कहा है कि धारा 64 की कोई भी बात कृषि कृषक को अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जाधीन किसी बगीचे अथवा कृषित भूमि पर, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति के कब्जा में कोई भूमि है जो कि दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा भूमि है, तो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं भाई हम भी किसान हैं, हम इसको कोड़कर में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये मेरा कब्जा में है तो भाई ये मेरा ही रहेगा। अन्य जो भूमि है जिस पे कि अभी किसी का कब्जा नहीं है वैसी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है उपायुक्त की पूर्व आदेश से। क्लियर है, धारा 66 में यही चीज़ है, उस पर प्रतिषेध लगाएगी, किसको किसको नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा का बगीचा है, कृषित भूमि है, या उसका वास भूमि, मतलब जहाँ वो वास करता है रहता है उसकी भूमि को आप परिवर्तित कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस पर रोक लगाया गया है। धारा 66 में आ जाइए, तो धारा 66 में क्या हो जाएगा कि कोड़कर में अधिभोगाधिकार ऐसे प्रत्येक रैयत को, अधिभोगाधिकार आप जान रहे हैं कि उसमें अधिभोग करने का उसका अधिकार उसे प्राप्त हो, ऑक्यूपेंसी राइट उसको हो। तो जो भी भूमि जोतता या धारित करता हो उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोड़कर में संपरिवर्तित कर दिया हो, मान के चलिए कोई भूमि है, इसको मेरे पूर्वजों ने अगर किया है, कोड़कर में संपरिवर्तित कर दिया है इस भूमि को, तो इस पर मेरा अधिभोगाधिकार बना रहेगा, ये बात के बिना प्रभावित हुए कि उसमें मैंने 12 साल तक खेती की है या नहीं की है। अगर मेरे पूर्वजों ने इसको कोड़कर में संपरिवर्तित किया है तो इस पे मेरा अधिकार रहेगा। यहाँ क्लियर है। अब आगे बढ़ते धारा 68 में, तो इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि डिग्री या आदेश के निष्पादन में सिवाय काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाएगा। इसमें बेदखली से संबंधित प्रावधान है, बेदखल। तो बेदखल का चीज़ है कि डिग्री या आदेश के सिवाय उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो डिग्री या आदेश न्यायालय के किस लिए होता था, ये याद होगा आपको, कि अगर वो लगान वगैरह नहीं चुकता कर रहा है तो, या फिर कुछ ऐसा आप उपयोग कर दिए तो उसको बेदखल करने का प्रावधान है VCNT में, कि यदि आपने लगान का चुकता नहीं किया है तो आपको डिग्री के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है कि भाई आप लगान पे ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इसके अधिकारी नहीं रहे हैं। या फिर एक और ऐसा भी था धारा 22 में, याद होगा आपको, कि कोई अगर रैयत है वो अपनी भूमि का इस प्रकार से उपयोग कर दे जो कि धारा 21 का उल्लंघन करता है, तो भी उससे बेदखल करने का प्रावधान था। तो वही इसमें बोला गया है कि उस प्रकार से उसको बेदखल, इसके अलावा, ये दोनों के अलावा कोई भी अन्य चीज़ों से उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धारा 59 में समपहरण, या इसको जब्ती बोलते हैं आसान भाषा में, इंग्लिश में फोर्टिफिस था, तो उसका हिंदी में बोलते हैं उसको जब्ती या समपहरण से राहत, के कहाँ राहत दिया गया है। तो इसमें कहा गया, देखिए अभी जैसे धारा 22 का हम लोगों ने उल्लेख किया था, तो वही है कि इस धारा में प्रावधान है कि धारा 22 में वर्णित आधार पर, जैसे धारा 22 में क्या क्या कहा गया है कि धारा 21 के अगर उल्लंघन करता है कोई रैयत तो उसे बेदखल किया जाएगा। तो वही इसमें कहा गया कि धारा 22 में ये प्रावधान था, ये 22 में था, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि धारा 22 में वर्णित आधारों पर बेदखली की प्रत्येक डिग्री में यह घोषित रहेगा, घोषणा रहेगा, अगर उसको बेदखल करे तो यह घोषणा रहेगा कि उसने जो दुरुपयोग किया है भूमि का, या उसका जो कंडीशन था उसको भंग किया है, उसको तोड़ा है, तो उसके लिए वादी को युक्तियुक्त रूप से भुगते प्रतिकर, मतलब उसको भुगतान करना होगा, जो भी कंपनसेशन होगा उसको प्रतिवादी को भुगतान करना होगा। सिंपल इसमें यही मतलब है। इसके बाद इसमें जोड़ा गया है कि इसके अलावा यदि प्रतिवादी इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा यथास्थिति नियत और वर्धित कालावधि के भीतर डिग्री में उल्लेखित प्रतिकर या का भुगतान कर दे, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा उपयोग किया जिससे कि उस भूमि का उपजाऊपन घट गया या उसका मूल्य ह्रास हुआ, कुछ भी, तो क्या था प्रावधान कि उसको बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको बेदखल कर दिया जाएगा। या फिर अगर वो लगान वगैरह चुकता नहीं किया तो भी उसको बेदखल करने का प्रावधान है। तो अब यहाँ पर ये बात है कि किस में राहत दिया जा रहा है, ये चीज़ कि इसमें जैसे कि मान के चलिए भूमि को कुछ भूस्वामी ने या काश्तकार ने या रैयत जो भी कह लीजिए आप, उसने ऐसा प्रयोग किया कि इसका मूल्य ह्रास हो गया, इसका मूल्य ह्रास हो गया, या फिर कुछ इसका उपजाऊपन घटा है,
किसी के जिसके वजह से, तो वो अगला आदमी जो इससे प्रभावित हुआ है वो इस पर आपत्ति करेगा, आवेदन देगा, तो इसमें क्या होगा, उसको ये बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा न्यायालय को या उपायुक्त को लग जाए कि नहीं भाई इसका उपचार संभव है, इसका उपचार मतलब इसे ठीक किया जा सकता है, कोई जो भी ये इसको ऐसा उपयोग किया है कि जो कि परमानेंट रूप से इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसका उपचार संभव है। 1 मिनट कलर लेने दीजिए। इसका क्या है, उपचार कहाँ गया, उपचार, इसका उपचार संभव है, तो उसका अगर उपचार कर दे और जो भी उस पर जो प्रतिकर मतलब कंपेंसेशन का जो फाइन लगाया गया वो भुगतान कर दे और दिए गए समयावधि में अगर उसका उपचार कर दे, तो न्यायालय के समाधानप्रद रूप से, मतलब समाधान के रूप में वो क्या करेगा कि दुरुपयोग या भंग का उपचार कर दे तो डिग्री निष्पादित नहीं की जाएगी, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। चलो ठीक है भाई, जो गलती किया था उसके लिए दंड भी दे दिया गया और उसे वो ठीक कर भी दिया है, तो चलो ठीक है, इसका जारी रहने दिया जा सकता है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 70 की ओर। अब ये देखिएगा धारा 70, 71 और 71 का ये बहुत महत्वपूर्ण है। 71 हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये रैयतों के कब्जा को वापस दिलवाने का ये आधार था, 71 और 71 का। तो चलिए इसमें हम लोग अभी पहले धारा 70 देख लेते हैं कि धारा 70 में क्या है। तो इसमें क्या चाहिए कि बेदखली की डिग्री या आदेश कब प्रभावी होगा, तो ये बोला है कि जिस वर्ष भी बेदखली किया जाएगा ना उस वर्ष के कृषि वर्ष के अंत से ये प्रभावी होगा, या फिर कोर्ट ऐसा कोई पूर्व तारीख निर्धारित कर दे तो ऐसा होगा। तो सिंपली यही है कि कृषि वर्ष के अंत से वो प्रभावी होगा। सिंपल, इसमें नई बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए धारा 71 में आ जाइए। धारा 71 में क्या था कि विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति, इसमें बात किया गया है कि विधि विरुद्ध अगर किसी को बेदखल कर दिया गया है तो उसको वापस से प्रतिस्थापित कैसे किया जाएगा, कब्जे में उसको कैसे दिया जाएगा, इस पे चर्चा किया गया है। तो इसमें बात किया गया था कि कोई भी रैयत होगा अगर उसे विधि विरुद्ध बेदखल कर दिया गया है तो वो बेदखली की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, और अधिभोगी रैयत है तो 3 वर्ष के भीतर की कालावधि के समय में अपने को मतलब उस प्रभाग को जहाँ से उसको बेदखल किया गया है, जिस जोत से बेदखल किया गया है, उसमें ये उपायुक्त को प्रार्थना करते हुए आवेदन देगा कि मुझे प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो उपायुक्त इसकी सरकारी जांच करवाएंगे और करवाने के बाद विहित रीति से उसमें उसके कब्जे में उस जोत को प्रतिस्थापित करवा देंगे। इसमें यही प्रावधान है और ये सभी के लिए है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, किसी के लिए है, सभी के लिए ये प्रावधान है। 71 ये याद रखिएगा कि अगर विधि विरुद्ध अगर उसको बेदखल कर दिया गया है या फिर उसका अंतरण करवा लिया गया है तो इसमें ये प्रावधान है कि उपायुक्त उसको उचित जांच के माध्यम से वापस उसकी भूमि को उसका कब्जा दिलवा दे, ये इसमें प्रावधान है। 71 का में क्या चाहिए कि 71 का को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 71 का को वर्ष 1971 में ऐड किया गया है CNT में, ठीक है। और इसमें बिहार शेड्यूल एक एक्ट था 1979 में आया था, ठीक है। इसके प्रावधानों को CNT में जोड़ा गया है 1971 में। यहाँ देखिएगा ये बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा भी है, आराम से इसे समझिएगा कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी समय उपायुक्त को यह पता चले कि किसी रैयत यहाँ गया लिखा गया या मुंडारी खुटकट्टीदार या भूइंहरी जो भी हो, अगर वो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और उसको भूमि का अंतरण धारा 46, 48, 46 याद है आप लोग को, ठीक है। इसमें सभी का प्रावधान था, ST, SC, OBC सभी के भूमि का अंतरण से संबंधित प्रावधान था। 48 में क्या है, भूइंहरी भूमि के अंतरण से संबंधित प्रावधान है, कल ही हम लोगों ने ये पढ़ा है। और धारा 240 में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मुंडारी खुटकट्टीदार इनके भूमि के अंतरण से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है धारा 240 में। तो वही बोला गया कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का अगर इन धाराओं का उल्लंघन करके या फिर कपट के माध्यम से कोई डिग्री ले लिया गया है, उसे बेदखल कर दिया गया है, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसमें उपायुक्त क्या करेंगे कि उपायुक्त के पास ये आवेदन जाएगा या स्वप्रेरणा से भी वो उपायुक्त क्या करेंगे कि जो भी अगला पक्ष है जो कि उसको ट्रांसफ़र करवा लिया है उसको उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे कि भैया आप अपना सफाई दे दो।
वो सफाई देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि आवश्यक जो भी जांच होगा, जांच करने के बाद उपायुक्त को लगे नहीं ठीक है ये तो उल्लंघन करके लिया है, धोखे से लिया है, कपट से लिया है, तो अंतरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना, मतलब जिसने भूमि लिया था, जैसे मान के चलिए क्या चीज़ था, ए का ज़मीन था, ठीक है, इसका ज़मीन बी ने ले लिया, ठीक है, तो ये है हमारा अंतरक, ये याद रखिएगा, ये चीज़ को आराम से समझिएगा। इसका भूमि था तो ये है हमारा अंतरक, और जो बी है ये कहलाएगा अंतरिती। इसे मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, अंतरिती। तो यहाँ पे देखिएगा, अंतरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना, अगर कपट से ये ले लिया है इसका भूमि, तो इसको भुगतान करने का आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त हैं वो सीधे अंतरक का कब्जा दिलवा देंगे इस भूखंड पे। क्लियर है? तो यही चीज़ है इसमें कि अंतरक या उसके वारिस के बेदखल कर सकेगा और भूमि उसके या उसके वारिस को प्रत्यावर्तित कर सकेगा, मतलब इसको वापस कर देगा, इसके या इसके वंशज को। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर इसका वंशज ना हो तो, या फिर अगर वंशज लेने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई हम इस ज़मीन को नहीं लेंगे, इस धोखे से हमसे ले लिया था, वापस हम लेंगे तो कुछ आके ये बवाल होगा, वो होगा लंदफन, कि नहीं हम इसको नहीं लेना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उपायुक्त क्या करेंगे कि या तो इसको या इसके वंशज को कब्जा दिलवाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं है, ये इसकी मृत्यु हो गई है या इसका वंशज भी नहीं है, या फिर अगर है भी तो लेना नहीं चाह रहा है, तब क्या होगा, तो उपायुक्त क्या करेंगे, उसी एरिया के, उसी क्षेत्र के किसी दूसरे एसटी कम्युनिटी के जो भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उन्हें इस भूमि का उसको ये पुनर्बंदोबस्त कर देंगे। ये चीज़ इसमें किया गया है। क्या ये अभी तक ये समझ में आया कि कोई भी रैयत है, चाहे वो भुइंहरी हो, मुंडारी, खुद कट्टीदार हो, या कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उसकी भूमि का अंतरण यदि धारा 46, धारा 48 या धारा 244 का उल्लंघन करके कोई अगर उसका ज़मीन ले लेता है, तो उपायुक्त क्या करेंगे, इसको उचित अवसर देंगे अंतरिती को कि आप अपना सफाई पेश करिए कि कैसे कर लिए आप। अगर ये सफाई पेश करेगा, उससे उपायुक्त संतुष्ट नहीं होंगे, तो ये भूमि पे कब्जा वापस दिलवा देंगे ए को, मतलब अंतरक जो था उसको। अगर ये नहीं है तो इसका वंशज को, अगर वंशज भी नहीं है तो, या फिर है भी अगर लेना नहीं चाह रहा है, तो उसी क्षेत्र के किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति सदस्य को कब्जा दिलवा देंगे और पुनर्बंदोबस्त उसका कर देंगे कि हाँ भैया आपको ये भूमि पुनर्बंदोबस्त किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब है कि परंतु यदि अंतरिती ने अंतरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर, जब भी ये अंतरण हुआ था, मान के चलिए अंतरण हुआ था 1950 में, ठीक है, और ये आवेदन आया 1980, तो अगर यही है कि 30 वर्ष के भीतर, अगर 50 में हुआ था, अगर 80 से पहले अगर उसने उस भूमि पर कोई भवन या सारवन संरचना का निर्माण कर लिया है, तो उपायुक्त अंतरक को, मतलब अगर कोई मान लीजिए ये घर बना लिया है, ठीक है, एक घर बना लिया, 4 रूम का भाई बना लिया, फ्लैट व्लैट बस, तो इसका कीमत वो बोल रहा है कि साहब आप मुझे इस भूमि से हटा तो रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में मुझे 2 लाख रुपए खर्च हो गया है, तो इसका भुगतान कहाँ से होगा? ठीक है, तो अब उपायुक्त बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारा ही बात सही है, चलो देखते हैं कोशिश करके। तो उपायुक्त अंतरक को बोलेंगे कि ये जो घर बना दिया है तो इसका 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है, चलो तुम इसको 1 लाख रुपया कम से कम दे दो, ठीक है। अब अंतरक बोलेगा नहीं भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, हम नहीं दे सकेंगे। तो अगर नहीं दे सकेंगे तो उपायुक्त को ये अधिकार है कि भाई इसको बोलेंगे कि भाई जो तुमने ये अपना घर बनाया है, 4 रूम का फ्लैट बना लिया है, खर्चा जो किया सो किया, लेकिन भूमि तो गलत था, तो इस पर तुम बनाया क्यों, ये तो तुम्हारा भी गलती है। तो एक काम करो, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का समय दिया जा सकता है उपायुक्त के द्वारा, कि 6 महीने का और अधिक से अधिक 2 साल का समय देगा कि भाई 6 महीना या 2 साल के भीतर समय दे रहे हैं, इसके भीतर तुम क्या करो कि अपना जो भी भवन है, जो भी संरचना है, इसको तुम अपना यहाँ से हटा लो, और नहीं हटाएगा तो फिर हम इसको हटा देंगे, पैसा तो तुमको मिलना नहीं है। ये प्रावधान है। इसके बाद भी और भी है, देखिएगा अब और कंडीशन क्या है कि अगर इसके बाद भी और क्या पावर दिया गया, यहाँ तक तो हो गया कि हटा देगा, लेकिन उपायुक्त को एक और पावर दिया गया कि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए, इससे यह मालूम हो जाए कि ये जो अंतरिती है, मतलब ये जो बी था,
अभी हम लोग बात कर रहे थे ना ए और बी, बी था अंतरिति और बी था अंतरक। तो ये जो बी है अंतरिति है वो जो भवन या संरचना का जो निर्माण करवाया है वो देखिए बिहार शेड्यूल जो होता है शेड्यूल एरियाज़, ठीक है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम या बिहार शेड्यूल एरियाज़ रेगुलेशन 1969 के लागू होने के पहले ही ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर शानवार संरचना या भवन का निर्माण कर लिया है तो वहाँ इस अधिनियम के उपबंध के अन्य उपबंध के बावजूद भी कि जो भी उपबंध है उसको हटाने का, उसके बावजूद भी ऐसे अंतरण को विधि मान्यता दे सकता है। मतलब बोल सकता है कि चलो ठीक है 1969 के पहले ही वो बना लिया है। जैसे बात हो रहा था ना अभी कि 1950 में अगर वो अंतरण हुआ है और कोई अगर वहाँ पे घर बना लिया 1960 में ही तो उपायुक्त को ये पावर होगा कि भाई 1969 से ही ये देखो ये पहले ही बना लिया है तो उसको विधि मान्यता दे सकता है बशर्ते, लेकिन शर्त है क्या, बोल देगा कि हाँ भाई जो तुम ज़मीन लिया था चलो ठीक है तुम्ही को ये बंदोबस्त कर देते हैं, जो तुम्हारा ये 4 रूम वाला जो फ्लैट था इसको भी चलो मान्यता दे देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम क्या करो अंतरिति को, ये जो बी है सॉरी अंतरिति को ये बोलेगा कि अंतरक जो है ए है जिसका ये भूमि था उसको तुम उचित मुआवजा दे दो उस भूमि के लिए ताकि उसका पुनर्वास हो सके। मतलब वो कहीं अन्य जगह में अपना भूमि लेकर के अपना घर बना सके, इस टाइप का कुछ दे दे कि हाँ भाई तुम इतना पैसा दे दो ये को तुम इसको तुम्हारा ही बंदोबस्त कर देते हैं। क्लियर है, बस यहाँ तक था। इसके बाद एक चीज़ और है कि परंतु यह और भी है कि यदि जांच के बाद उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतरिति ने प्रतिकूल कब्जा द्वारा भूमि पर जो कब्जा किया वो तो प्रतिकूल कब्जा था, मतलब विधि संगत तो था नहीं, लेकिन बावजूद उसके भूमि पर हक अर्जित किया है तो अंतरिति भूमि को प्रत्यावर्तित या पुनर्बंदोबस्त कर देना चाहिए। अगर उपायुक्त को ऐसा लग जाता है कि चलो भाई ट्रांसफ़र हो गया इसको पुनर्बंदोबस्त कर देते हैं तो वो कर सकता है। यथास्थिति अंतरक या उसके वारिस या अन्य रैयत से यह अपेक्षा कर सकेगा, मतलब इसका जो ए है उसके या उसके वारिस का उसका जो भी आगे का वंशज होगा उनसे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपायुक्त के पास उतनी धनराशि जमा कर दे जितनी वह यथास्थिति उस रकम को भूमि के अंतरित की गई थी। मतलब ये है कि भाई 1950 में मान लीजिए भूमि का ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन इसको लगा कि नहीं भाई ये जो था भाई था तो ये अंतरण प्रतिकूल ही, लेकिन बावजूद उसके उसने हक अर्जित कर लिया है तो ये उपायुक्त ये आशा कर सकेगा कि ठीक है भूमि तो तुमको दिलवा रहे हैं लेकिन इसका भाई क्या हो जिसकी जितना रकम तुम लिया था उसको ये लौटा दो। बस इतना है, ये क्लियर है, बस इतना ही इसमें प्रावधान है। 71 का क में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 71 का ख में क्या चीज़ है कि सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है कि यदि धारा 46 का जो है या फिर किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करके कोई कपटपूर्ण तरीके से अब कोई भूमि अगर अंतरित किया जाता है ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने इस अंतरण का ज्ञान हो और धारित हो जोती जाए तो वह व्यक्ति मतलब कोई ट्रांसफ़र करवा लिया और वो जान रहा था कि ऐसा ऐसा वो उसको नहीं करना, जो नहीं जान रहा वो अलग बात है, लेकिन जिसको ज्ञान हो और वो जानबूझ करके ऐसा किया है तो उससे कारावास का सज़ा मिलेगा और पैसे का भी जुर्माना लगेगा। देखिए कारावास कितना है, 3 वर्ष की अवधि तक उसको सज़ा मिलेगा या 1000 रुपये का जुर्माना रखा गया है या दोनों से दंडित करने का प्रावधान दिया गया है 71 ख में। इसको भी वही साथ में जोड़ा गया था 1971 में इस दोनों को कि बहुत कोई जानबूझ के भी करवा रहे थे ना तो ये दंड का भी प्रावधान किया गया है कि दंड भी दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा जानबूझ के किया है तो 3 साल का जेल और 1000 रुपया या फिर दोनों, ये दोनों है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 71 हम लोग बात कर लिए। अब 72 और 73 पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये दोनों देखिएगा, रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण, इसका मतलब हो गया इस्तीफ़ा देना। इस्तीफ़ा ये बात करवाए थे ना, बात किए थे ना हम लोग कि भाई इस पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये ज़मींदारों का फेवरेट तरीका था ज़मीन को हथियाने का कि क्या करता था कि इस्तीफ़ा लिखवा लेता था कि डरा धमका करके भाई कोई गांव का पहले ज़माना को आप फिल्म वगैरह में भी देख सकते होंगे कि कैसे होता था, गया भाई
पूरा लठाइत लेकर के कि भाई तुम यहाँ साइन करो, लिखो कि हाँ भाई हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम इस पर खेती नहीं कर पाएंगे, कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस्तीफ़ा कर देता था। तो ये फेवरेट तरीका था, ये था 1972 में। लेकिन इसके बाद इसमें देखिएगा जोड़ दिया गया 1947 में क्या, कि उपायुक्त की लिखित मंजूरी से, लिखित मंजूरी से, ये पहले नहीं था। तो भाई धमकी दे करके करवा लेता था। तो बाद में 1947 में इसको जोड़ा गया कि भाई तुम लोग होशियार बन रहा है, अब बन के दिखा, उसको ना डरा धमका रहा है, अब तुम पहले आज्ञा लो उपायुक्त का। तो उपायुक्त ऐसे आज्ञा दे देंगे, जो डीसी साहब हैं उसको कोई धमका भी सकता है क्या? किसी का में तो पावर है नहीं, है कि जिले का मालिक कौन होता है भाई, उपायुक्त साहब होते हैं। अब ये अगर इनके पास जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हम करवाना चाह रहे हैं, आप मंजूरी दीजिए, तो बोलेंगे अच्छा, ये बुलाएंगे रैयत को कि इधर आ बाबू, क्या बात है बोलो, कि तो अपने मन से तुम इस्तीफा करना चाह रहा है। तो वो बोलबे करेगा कि नहीं भाई ये तो हम लठाई लेकर आया, बंदूक लेकर आया, हमको धमका करके करवा ले रहा है। तब फिर इसको जो करवाना चाह रहा है वो जाएगा जेल। तो ये चीज़ इस पर सुधार किया गया कि अब दोनों में 71 में 72 में सब जगह क्या किया गया, सबको उपायुक्त को उसमें डाला गया कि भाई आपके मर्जी के बिना नहीं होगा, आप ऑर्डर दीजिए। और उपायुक्त तो भाई पूछेंगे ही कारण कि क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया अभ्यर्पण। पहले था क्या चीज, अब है एक परित्याग। तो परित्याग में क्या था पहले, कि पहले होता था, ये रूल था ना कि अगर 3 साल तक कोई अगर लगातार बाहर चला गया, गांव उसका भुगतान नहीं कर रहा है ना, तो मांग लेता था कि उसने अपना भूमि का परित्याग कर दिया है, और वो फिर चला जाता था जमींदार के कब्जे में। इस चीज़ को परिवर्तित कर दिया गया। और अब इस पर देखिए क्या किया कि अगर कोई भूस्वामी को बिना सूचना दिए कोई अगर रैयत है वो नहीं दे रहा है, लगान वगैरह भुगतान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भूस्वामी क्या करेगा कि भाई उसको मान लिया कि उसने उस भूमि का परित्याग कर दिया। परित्याग कर दिया मतलब छोड़ दिया, जो उसका जोतना बंद कर दिया। कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद फिर वो क्या करेगा, उसको कब्जा में लेने के लिए इनिशिएट कर सकता है कि भाई उसको कब्जा में लिया जाए। तो उसके लिए भी उसको उपायुक्त के पास जाना पड़ेगा। उपायुक्त बोलेगा कि भाई ठीक है, तुम उपायुक्त इस तथ्य की एक सूचना के विहित रीति से प्रकाशित करवाएं कि भाई ये इसका जो भी है रैयत वो कहाँ है, वो हाजिर हो, अपना सूचना दें। और अगर सूचना नहीं देगा तो फिर बाद में दे कि हाँ भाई जो सूचना के दिया गया था, आने के बुलाया गया था कि जो भी इसका है रैयत वो आकर के अपना पक्ष रखे। लेकिन 1 महीना बीत गया और उसका कोई पक्ष नहीं रखा है, तब उसको उपायुक्त ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर कारण पूछा जाएगा कि क्यों भाई, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं दे रहे पैसा, लगान क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं, क्या आप छोड़ना चाह रहे हैं। तो अपना बात बताएगा ना भाई कि वो भूमि अनुपजाऊ हो गया, ये ज़्यादा मांग रहा है, चाहे ये सिंचाई का व्यवस्था के लिए बोले थे, ये कर ही नहीं रहे हैं, तो हम लगान क्यों दें। इस प्रकार से जो भी बात होगा तो फिर उसका निपटारा उस हिसाब से किया जाएगा इस प्रावधान के अनुसार। तो यही चीज़ है इसमें 73 में। अब इसको परिवर्तित किया गया, पहले था कि बाहर रह गया 3 साल तो मतलब उसका भूमि गया। 75 में क्या है, भूमि का माप से संबंधित प्रावधान है कि भूमि का माप, तो ये सिंपल सा बात है कि भूमि का माप करवाएगा, ठीक है। और भूमि के माप होने से जैसे कि क्या चाहिए कि भूमि का माप होगा, भूस्वामी अपना भूमि का माप करवाएगा, नक्शा बनवाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है, इधर नदी है, यहाँ तालाब है, यहाँ आहर है, यहाँ पे इसका खेत है, वहाँ उसका खेत अपना करवाएगा। और करवाने के बाद ठीक है, उसके बाद अपना उसका लगान तय होगा। तो ये सब लेकिन होगा उपायुक्त के आदेश से। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन करता है तो उपायुक्त उसका समाधान निकालेंगे। और अगर उपायुक्त बोल रहे हैं कि भाई जब भी ये करेगा, जो भी पैमाइश करवाया जा रहा है, माप करवाया जा रहा है, इसकी सूचना सभी काश्तकार को वहाँ पर दिया जाएगा और सभी अपने आकर के बात को रखेंगे। और अगर वो वहाँ पर काश्तकार आदेश दिए उपायुक्त कि हाँ भाई सब यहाँ पे प्रेजेंट हो, अब वो नहीं हुआ तो फिर भूस्वामी और उपायुक्त मिल करके जो भी वहाँ पर डिसाइड कर दे कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, यहाँ इसके कब्जा में है, यहाँ तालाब रहेगा, यहाँ ये रहेगा, उसको मानना पड़ेगा। जो लगान दर तय कर देंगे उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। उसको बाद में आकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, इसमें यही चीज़ कहा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले धारा की ओर। और अब अध्याय 11 में आते हैं हम लोग। धारा 10 हो गया हमारा समाप्त। धारा 11 जो है, अध्याय 11 ये धारा 76 से 79 तक है। इसमें रूढ़ी और संपदा की बात की गई है, मतलब रूढ़ी समझ रहे होंगे आप, प्रथा जो है वही, उसकी बात की गया है। तो रूढ़ी की व्यवृत्ति मतलब सेविंग ऑफ यहाँ पे वही है कि रूढ़ी के यहाँ पे सेविंग करना है, किस हिसाब से वो सेव रहेगा, मतलब वहाँ पे इस पर प्रभाव नहीं डालेगा ये।
तो लिखा हुआ है कि इस अधिनियम की कोई भी बात किसी रूढ़ि या प्रथा अधिकार को, रूढ़िजन्य जो अधिकार है को प्रभावित नहीं करेगी जो उसके उपबंधों से असंगत ना हो। जो असंगत होगा वो तो भाई प्रभावित होगा ही, लेकिन जो असंगत नहीं है उस पर ये जो अधिनियम है, ये जो CNT जो एक्ट है वो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी चीज़ को उन्मूलित नहीं करेगी। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है यहाँ पर देखिएगा, रूढ़ि और प्रथा क्या है कि वह रूढ़ि या प्रथा जिसके द्वारा रैयत अधिभोग दाखिल किए जाते ही अधिभोगाधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वाला भी जो रूढ़ि है कहीं कहीं चलता है, कहीं प्रथा है। ठीक है, तो वही है कि जिसके द्वारा रैयत अधिभोग दाखिल किए जाते ही अधिभोग का अधिकार प्राप्त कर लेता है, भले ही वो ग्राम का बंदोबस्त रैयत हो या नहीं हो। यह किसी किसी क्षेत्र में प्रचलित है, तो जिस क्षेत्र में प्रचलित है वहाँ इस धारा के असंगत होते हुए भी वो मतलब असंगत नहीं है, प्रभावित नहीं करा, तो ये सब बना रहेगा। ये सब एग्जाम्पल में दिया गया था कि इस टाइप का अगर कोई है प्रथा तो वो क्या बोलते हैं उसको, उन्मूलन उसका नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा बताया गया है कि वह रूढ़ि या प्रथा जिसके द्वारा कोई दर रैयत अधिभोगी रैयत के समान ही अधिकार प्राप्त कर सकता हो, ये भी एक प्रथा है किसी किसी क्षेत्र में, तो ये वाला भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा और भी दो है कि जिस रूढ़ि या प्रथा द्वारा रैयत अपनी काश्तकारी में सुधार करने तथा उसकी प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार हो, कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार हो, ये भी प्रथा चलता रहेगा एज इट इज़। तो वह रूढ़ि, उसके बाद है अगला, वह रूढ़ि या प्रथा जिसके द्वारा कोड़कर भूमि पे आ गया ना बात, खेती की तैयारी के दौरान लगान मुक्त धारित होगा, तो ये भी प्रथा है। ये भी प्रथा है कि तैयारी के पश्चात लगान की ऐसी दर पर धारित होगा जो उस ग्राम मतलब उस गांव के भूधृति या संपदा में साधारण रैयती भूमि के भुगते दर से कम हो। जो भी होगा वो कोड़कर भूमि का लगान उसके दर से कम होगा, ये चीज़ कहा गया है। तो यही है कि ये सब को ये प्रभावित नहीं करेगा, ये सब जो प्रथाएँ हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। धारा आप देखिएगा 77, धारा 77 में कहा जी कि सेवा भूधृतीय तथा जोतों के विषय में व्यवृत्ति, मतलब वही है कि उसका अपवर्जन नहीं होगा, सेविंग है, व्यवृत्ति मतलब होता है सेविंग, कि जहाँ तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देशित कर, मतलब जब तक वो निर्देश ना दे, अपना प्रकाशित ना करे अपना अधिसूचना, तब तक इस अधिनियम की कोई भी बात किसी घटवाली भूमि या दूसरी सेवा भूमि, भूधृति वाला भूमि कोई भी कुछ भी कह लीजिए, या जोत किसी भी प्रसंगति पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब ये धारा किसी भी सेवा भूमि पर प्रभाव नहीं डालेगी, ये बात कहा गया है 77 में। लास्ट क्या कि अधिनियम के अपवर्जन पर करार द्वारा प्रतिबंध, कुछ चीज़ पे प्रतिबंध लगाया गया है इस अधिनियम के इस धारा के आधार पर। ये देखिएगा क्या है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी भूस्वामी और काश्तकार के बीच किसी संविदा की कोई भी संविदा हो क्या होगा, चाहे कुछ भी लिखवा लिया होगा भूस्वामी काश्तकार से, कोई भी बात इस सब पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि क्या कि भूमि के अधिभोगाधिकार के अर्जन को शाश्वत काल के लिए वर्जित नहीं करेगी। मतलब कि ऐसा कोई करार करा लिया कि भाई तुम 50 साल तक करते रहो कृषि लेकिन तुमको अधिभोगाधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये तो करवा ही सकता था, क्योंकि भाई जो रैयत तो पहले थे किसान थे वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, अभी भी वही लगभग हाल है। लेकिन भूस्वामी तो भाई सारा नियम कानून दांव पे जानता था, तो ऐसा लिखवा सकता था, तो वही चीज़ लिख दिया कि भाई ये सब कुछ भी लिखवा लो, ये सब अधिकार पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तुम कुछ भी अपना भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई उसका वैल्यू नहीं है। उसके बाद दूसरा का चीज़ है कि संविदा की तारीख को विद्यमान किसी अधिभोगाधिकार को नहीं हटाएगी। ठीक है, अधिभोगाधिकार को नहीं हटाया जा सकता। यही सब है कि किसी भूस्वामी को इस अधिनियम के उपबंधों के किसी काश्तकार को बेदखल करने का हकदार नहीं बनाएगी। मतलब भूस्वामी काश्तकार को बेदखल नहीं कर सकता है, करेगा कौन? उपायुक्त के आदेश से होगा। इसके बाद कहा कि 1 जनवरी 1903 और इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व पश्चात और भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई संविदा की कोई भी बात किसी काश्तकार को इस अधिनियम के अनुसार उस भूमि में जो उसके धारा 118 में भी हम लोग बात करेंगे आगे, विशेषाधिकार युक्त जो भूमि है, कि ये चीज़ बोला गया कि पहले या पूर्व का कोई भी बात इस अधिनियम मतलब 1 जनवरी 1903 के पहले या पूर्व के बाद या इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले की कोई भी बात ये अधिभोगाधिकार 118 में यथा परिभाषित भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि ना हो,
अगर उसका विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं हो तो अधिभोगाधिकार अर्जित करने से नहीं रोकेगी। अभी सिंपल हम लोग यही चीज़ यहाँ पे भी देखे थे कि शाश्वत काल के लिए किसी को भी वर्जित नहीं किया जा सकता है, उसका अधिभोगाधिकार अर्जित होगा। मतलब वो अगर लगातार कृषि कर रहा है तो उसको अधिभोगाधिकार प्राप्त होगा, भले भूस्वामी उससे कुछ भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद और भी कुछ लिया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई संविदा की कोई भी बात किसी रैयत को इस अधिनियम के अनुसार भूमि में अधिभोगाधिकार अर्जित करने से नहीं रोकेगी। बात हो चुका है इस पर। किसी अधिभोगी रैयत को धारा 21 द्वारा यथा प्राधिकृत भूमि उपयोग, मतलब भूमि उपयोग से संबंधित जो धारा है, धारा 21, ये हम लोग बात किए हैं बहुत पहले और बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो वही है कि धारा 21 में जो अधिकार दिया गया है कि रैयत को कि वो अपने भूमि का उपयोग कर सकेगा, वो ये अधिनियम उससे न छीनेगी न सीमित करेगी। ये सब सारा चीज़ है, इसी को देखते चलना है। ठीक है, बस वही सब सारा चीज़ है, टेंशन बस ठीक है, रहने दीजिए। इतना ही आप लोग जानिए काफ़ी है कि कोई भी है ये जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था भूस्वामी और रैयत के द्वारा कुछ भी करवा ले, कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब कोई उस रोक नहीं सकता है। यहाँ तक क्लियर हम लोग का। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आ जाइए अध्याय 12। अब यहाँ से देखिएगा अगले अध्याय में हम लोग पहुँच गए हैं। ये धारा 80 से 100, ये है धारा 80 से 100 का क तक है। इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण है। इसमें पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अध्याय 12 है, इसमें कहा गया है कि अधिकार अभिलेख वही होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बोलते हैं इसको। तो उसको तैयार करने का और लगान का निर्धारण करने का सारा काम इसमें होगा कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इसको तैयार करेगा और उस पर लगान निर्धारित करेगा। जैसे होता था ना कि प्रत्येक 15 साल पे, 20 साल पे, या जब भी सरकार को महसूस हो या फिर कोई ऑब्जेक्शन आए तो इसके अधिनियम इसके अधीन रह करते हुए वहाँ का पैमाइश किया जा सकता है, उस पर लगान का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है। तो यही सब सारा चीज़ है। इसमें देखिएगा ज़्यादा नहीं, 5-6 आर्टिकल इसमें धाराएं महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 80 जो है कि सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। तो इसमें कहा गया कि राज्य सरकार को ये शक्ति होगा, राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र संपदा या भूधृत्य अथवा उसके किसी भाग की भूमि की यह बात आदेश दे सकेगी कि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाए और अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए। क्लियर है? अधिकार अभिलेख तैयार होगा कि भाई फलाना फलाना ज़मीन है, किसका है, नहीं है, ये सब सारा चीज़ है। अभी हम लोग आगे देखते चलेंगे। ये है 80 में कि भाई अभिलेख तैयार करवाएगा। ये सब महत्वपूर्ण धारा है, इसको याद रखिएगा कि जो भी अभी बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण है तभी बताया जा रहा है, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब समय कम है और हम लोग को जल्दी से तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए स्पीड हम लोग को थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा से मतलब अधिक से अधिक टॉपिक को आप लोगों को कवर किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए प्रयास है हमारा कि थोड़ा स्पीडली जो महत्वपूर्ण होगा उसे आप लोग को बताते हुए निकला जाए। अगली बार अगर फिर से मौका मिला तो आप लोग को पहले से ही ध्यान से मतलब समय रहते हुए पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं धारा 80 में क्या चीज़ है कि राजस्व अधिकारी जो है राज्य सरकार को ये प्राप्त शक्ति है कि वो उसके आदेश देगा कि भाई अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए। क्लियर है? 82 में क्या है कि जल के विषय में सर्वेक्षण करने, मतलब वही है ना कि जल का स्रोत कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ पोखर है, कहाँ तालाब है, ये सब का रिकॉर्ड तैयार करेगा, कहाँ से कौन भूमि लेने का अधिकारी है, नहीं है, सारा कुछ। 83 में क्या चीज़ है कि अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन और प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन। इसमें यही चीज़ है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ था तो इसको शॉर्ट में आप लोगों को बताते हुए निकल रहे हैं कि अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक पहले मतलब क्या होगा कि आदेश दिया सरकार 80 के तहत कि भाई इसका क्या करो, ये जो पूरा इतना बड़ा एरिया है इसका पूरा अधिकार अभिलेख तैयार करो। इसमें भाई कुछ भी मान के चलिए 75 गांव है, 80 गांव है, कुछ भी, तो सबका ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, ठीक है, तो तैयार किया जाएगा। सबका अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, इस गांव का, इस गांव का, इस गांव का, सबका अपना अपना तैयार किया जाएगा। और तैयार करने के बाद सबका लगान का निर्धारण भी तो होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि हाँ भाई मेरा इसमें भूमि घटा दिया, चाहे मेरा लगान बढ़ा दिया, कुछ भी, तो शुरुआत में क्या होगा, प्रारंभिक प्रकाशन, और प्रकाशन के फिर उसका था कि 3 महीने के अंदर कोई ऑब्जेक्शन देना है, जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा, तो उसके बाद उचित जांच के बाद उसमें अगर संशोधन करने योग्य होगा तो संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फिर उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। यही सब सारा चीज़ है 83-84 वगैरह में। इसके बाद हम लोग आएंगे 85 में, देखिएगा 85 फिर महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये है कि उचित लगान का परिनिर्धारण, वही सेटलमेंट ऑफ फेयर था यहाँ पर, फेयर रेंट।
कि सेटलमेंट किया जाएगा परिनिर्धारण। अब जैसे कि इसमें बोला गया कि प्रत्येक क्षेत्र में जिसकी बाबत धारा 80 के तहत, अभी था ना, अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। तो सर्वेक्षण क्या चीज़ किया जा रहा हो या किया जा चुका है, अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा हो या किया जा चुका है, ठीक है। राजस्व अधिकारी किसी काश्तकार द्वारा धारित किसी भूमि पर उचित लगान का परिनिर्धारित कर सकेगा। वही है, निर्धारण कर देंगे राजस्व अधिकारी, क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तो तैयार हो गया कि किसके किसके अधिकार क्षेत्र में कितना भूमि है, नहीं है, वो सब सारा तैयार होगा। उसके हिसाब से वो अपना लगान तय करेंगे। इसके बाद और भी प्रावधान था 86-87 वगैरह में कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो कैसे वो अपना वाद दायर करेगा, उसके बाद क्या प्रावधान होगा, कौन वादी बनेगा, कौन प्रतिवादी बनेगा, ये सब सारा चीज़ है। तो उस सब सारा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है उसी को सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ इसमें कि उपधारा 1 के अधीन लगान का परिनिर्धारण किसी भूस्वामी या काश्तकार के आवेदन पर अथवा मतलब ये जो परिनिर्धारण कब किया जाएगा, तो भूस्वामी या काश्तकार के आवेदन पर। अभी जैसे बात हुआ था ना कि परिनिर्धारण हुआ है, तो या तो भूस्वामी उससे असंतुष्ट है या काश्तकार असंतुष्ट है, तो वो आवेदन देगा कि भैया यहाँ पे लगान, भूस्वामी को लगेगा कि लगान हमको कम मिल रहा है, काश्तकार को लगेगा कि नहीं हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो जिसको जो लग रहा है अपने हिसाब से आप आवेदन दीजिए, उचित जांच होगा, उसके बाद परिनिर्धारण हो जाएगा, उसका फिर से उसका निर्धारण किया जाएगा कि भाई क्या यहाँ पे लगना चाहिए रेंट। और दूसरा कि परिनिर्धारण कब होगा, कि जब राज्य सरकार निर्देश दे कि भाई ऐसे आवेदन के बिना ही किया जा सकेगा। कब, जब राज्य सरकार निर्देश दे कि भैया परिनिर्धारण करो सबका, मतलब फिर से उसका देख लो कि रेंट वो दे रहा है वो अभी तत्कालिक समय के अनुसार सामयिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको चेंज किया जाए। इसके बाद आ जाइए 92 में। 92 में भी एक महत्वपूर्ण है कि अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। न्यायालय को इस पर रोक लगाया गया कि अधिकार अभिलेख जो भी हम लोग को तैयार किया जा रहा है उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वाद है वो न्यायालय में नहीं लाया जाएगा, वो सिर्फ आवेदन दिया जाएगा राजस्व अधिकारी को और उपायुक्त को, वही लोग इसका डिसाइड करेंगे, कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा। ये बात है 92 में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि अगर ये जो परिनिर्धारण हो रहा है, ये जो अभिलेख तैयार किया जा रहा है, तो उसका खर्च कौन वहन करेगा। यहाँ देखिए बड़े मज़ेदार है, सब कुछ करेगा भाई भूस्वामी, अब तो भाई सरकार आ गया तो सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन वो खर्च किससे लिया जाएगा, तो यहाँ देखिए खर्च, वो सब सारा खर्च स्थानीय क्षेत्र संपदा भूधृति या भाग के भूस्वामियों से लिया जाएगा। अभिधारी मतलब जो भी वहाँ के कृषि कार्य कर रहे, काश्तकार, रैयत, अधिभोगी रैयत जो भी हैं, उनसे लिया जाएगा और ऐसे अनुपात और उतनी किस्तों में लिया जाएगा जो राज्य सरकार सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे। मतलब ये जो अभी ये सब सारा जो खर्च आएगा उसका सारा खर्चा इसी क्षेत्र के संपदा वगैरह में भूस्वामियों पर के रैयतों पर, ठीक है, इन पर डाला जाएगा और उतने अनुपात में और उतने किस्तों में जो कि राज्य सरकार डिसाइड करे, यही चीज़ है। और इसका अब एक देखिएगा एक लास्ट बचता है हमारा 100 का। तो 100 का काम में क्या चीज़ है, लास्ट यही है कि जैसे कोई भूमि रहता था तो उसका लगान भुगतान किया जाता था, अधिकार होता था ना भूस्वामी को कि हाँ भाई उससे लगान हमको वसूल करना है। तो उसी प्रकार लिखा है कि निम्नलिखित अधिकारों पर जैसे क्या चाहिए कि चराई का अधिकार, वन उपज लेने का अधिकार, मत्स्य पालन का अधिकार, ठीक है, अन्य समान अधिकारों पर उनकी बाबत किसी व्यक्ति द्वारा कोई देय राशि हो, तो जैसे कि कोई अगर चराई कर रहा है, कोई वन उपज लेने का अधिकारी है, तो वो सब सारा उसी प्रकार से मान्य होगा जैसे कि किसी अभिधारी द्वारा धारित भूमि, ठीक है, उसके अभिधारी तथा उसके बाबत देय लगान हो। मानो जैसे ऐसी राशि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भूस्वामी है, जिसको देना है वो मान के चलिए वो भूस्वामी, और जो दे रहा है वो उसका रैयत हो या उसके अधीन भूमि धारित करता हो, जिसको भी ये इस प्रकार से बोला गया है इसमें कि जो भी करता है चराई का अधिकार है, वन उपज का अधिकार है, लेकिन इसके बदले वो जिसको भुगतान कर रहा है उन दोनों के बीच ऐसा ही संबंध होगा जैसे भूस्वामी और रैयत के बीच होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोग धारा अध्याय 10, 11 और 12 कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग आराम से देख लेंगे धारा 13, 14, 15, 16 देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में 17, 18, 19 देख लेंगे और 2 दिनों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग एसपीटी में अगले दिन से कूद जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ये देखे होंगे। टेस्ट के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि सारा आप लोग ये चूँकि ऑफ़र दिया जा रहा है आप लोग को 15% ऑफ है, आज तक के लिए ही ये ऑफ़र है, या याद रखिएगा। आज लास्ट डेट है, ये देखिए 15 अगस्त, तो आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफ़र है। तो ये
और टेस्ट को ज़रूर लीजिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में हमारा जो बुक है दोनों देख लीजिएगा, शानदार प्रदर्शन कर रहा है और ये आप ही लोग के बदौलत कर रहा है, क्योंकि आप ही लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और अब जा कर के ये लग रहा है कि हमारा मेहनत ये सफल हुआ, क्योंकि आप लोग को पसंद आ रहा है। तो ये दोनों को आप लोग देखिए और अपने विचार से आगे जो करना हो करें, और लगातार मेरा उससे यही सलाह रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।